अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में नेशनलिज्म किस तरह से आया। पहले आपको इस फिगर को समझना। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सॉर 1848। फ्रेडरिक सॉर एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने 4 प्रिंट्स की सीरीज तैयार की और एक प्रिंट इस फिगर 1 में दिखाया। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, ये जो एक प्रिंट फ्रेडरिक सॉरी ने इस फिगर 1 में दिया, इसमें फ्रेडरिक सॉरी ने क्या बताया। देखिए यहाँ पे ये जो लेडी खड़ी थी, दरअसल ये यहाँ पे लिबर्टी खड़ी थी। आर्टिस्ट ने इस लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में दिखाया, फीमेल फिगर के रूप में कंसिडर किया। इसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट यानी जलती हुई मशाल, वर्ल्ड को रोशन करना, लोगों को ज्ञान देना, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। चार्टर का मतलब एक डॉक्यूमेंट होता जिसमें लोगों के राइट्स के बारे में बताया गया। फिर एक बहुत बड़ी लंबी लाइन यहाँ पे नज़र में आती। इस लाइन में यूरोप के नेशंस खड़े थे, यूरोप के लोग खड़े थे। इस समय पे वर्ल्ड यूरोप ही होता था। कुछ नेशंस यहाँ पे नज़र में आते थे। जो नेशंस यहाँ पे नज़र में आते थे, इन्होंने इस लिबर्टी को पार किया। वो तो नेशन स्टेट्स बन चुकी है। कुछ तो अभी इसके करीब, कुछ तो अभी इसके पीछे। और फिर यहाँ पे क्या दिया, देखिए एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन की इमेजेस, सिम्बल्स ज़मीन पे गिरने लगे, टूटने लगे, शटर्ड होने लगे। कहने का मतलब फ्रेडरिक सॉरी ने जब इस प्रिंट को बनाया 1848 में, इस समय पे फ्रेडरिक सॉरी ने ये बोला कि आने वाले समय में एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक होती और एब्सोल्यूटिस्ट को ख़त्म करना। यही मेन मकसद फ्रेडरिक सॉरी का था। और आगे चलकर फ्रेडरिक सॉरी का जो ड्रीम वो पूरा हो गया, इसका प्रेडिक्शन सच निकला। आया आपको समझ में? चले आगे पहली लाइन पे। फ्रेडरिक सॉरी एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इसने 4 प्रिंट्स की सीरीज तैयार की अपने ड्रीम को विजुअलाइज करने के लिए। बेसिकली इसका ड्रीम ये था कि आने वाले समय में ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होता। ऐसे वर्ल्ड की इमेजिन जहाँ पे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब जो हेड होता है इसको लोग ही एलेक्ट करके भेजेंगे। वो लोगों के दौरान एलेक्ट किया गया टाइम पीरियड के लिए। फिगर 1 में सॉरी ने यह दिखाया कि यूरोप के लोग और अमेरिकन मैन और वोमेन सभी एजेस के थे और सोशल क्लासेस के थे। सोशल क्लास का मतलब जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे सोसाइटी 3 ग्रुप्स में बटा हुआ, नोबल्टी, क्लर्जी और पेजेंट्स, और वो मार्च कर रहे थे एक लॉन्ग ट्रेन की तरह, यानी लंबी लाइन की तरह। और वो लिबर्टी के पास पहुंचे और इसके सामने इन्होंने ह्यूमेज किया। ह्यूमेज का मतलब रेस्पेक्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे आर्टिस्ट ने लिबर्टी को पर्सनिफाई किया एज ए फीमेल फिगर, यानी फीमेल फिगर के रूप में दिखाया। शी बियर्स, शी का यहाँ पे मतलब लिबर्टी। इसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो मैंने आपको पहले ही समझाया। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट का मतलब जलती हुई मशाल, यानी वर्ल्ड को रोशन करना, लोगों को ज्ञान देना। चार्टर का मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लोगों के राइट्स के बारे में बताया गया। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे बोला, सुनो क्या क्या दिया। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के इमेजेस, इसके सिम्बल्स टूटने लगे, ब्रोकन होने लगे, शटर्ड होने लगे। यानी एब्सोल्यूटिस्ट को ख़त्म करना, डेमोक्रेसी को लाना, रिपब्लिक को लाना, यही मेन मकसद था फ्रेडरिक सॉरी का। एब्सोल्यूट क्या होता है, इसकी मीनिंग यहाँ पे दिया, यानी ऐसा गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रोक नहीं, जिस हिसाब से वो रूल चाहे इस हिसाब से वो रूल कर सकते हैं। लोगों की बात नहीं चलेगा, लोगों के साथ कोई मतलब नहीं। जैसे कि जर्मनी में हिटलर था, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे लॉयस 14, लॉयस 15, लॉयस 16। आया आपको समझ? उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। आगे क्या दिया। In Soros utopian vision, the peoples of world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. A utopian का मतलब a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist, यानी ऐसी सोसाइटी जिसका आइडियल इतना होता जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं हो पाता, जिसको रियल लाइफ में लाना मुश्किल, जो एग्जिस्ट हो ही नहीं पाता। इस तरह से मैं आपको ये समझाऊंगा। सॉरियो के टाइम पे यूटोपियन ही दिख रहा था, यूटोपियन ही नजर आता था।
एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद जब यूरोप बर्बाद हो गया तो इस वक्त भी यूटोपियन ही नज़र आता। और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ये इमेजिन करना मुश्किल कि आने वाले टाइम में क्या यूरोप डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बने, लेकिन बाद में यूरोप में नेशनलिज्म आया, टेक्नोलॉजी आया, डेमोक्रेसी आया और यूटोपियन तो ख़त्म हो गया। इसी तरह सॉरियो के टाइम पे भी खासकर यूटोपियन ही नज़र आता और कहीं ना कहीं आगे चलकर यूटोपियन तो ख़त्म हो गया और सॉरियो का ड्रीम पूरा हो गया। आया आपको समझ में? चलिए आगे। ये जो प्रोसेसन चल रहा था लिबर्टी पाने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड ने लिबर्टी को पार किया और वो नेशन स्टेट्स बन चुके। फ्रांस भी आइडेंटिफाई हुआ रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर से और वो भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा और नेशन स्टेट बन चुका। कहने का मतलब कि जिसने लिबर्टी को पार किया वो तो नेशन स्टेट बन चुके। फ्रांस के बाद फिर जर्मनी आया, वहाँ के लोगों ने ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग उठाया। आया आपको समझ में? आगे क्या दिया? आगे उन्होंने ये बोला, इंटरेस्टिंगली वो टाइम जब सॉरी ने इस इमेज को बनाया, इस समय पे जर्मन के लोग यूनाइटेड नेशन में एग्जिस्ट नहीं थे। कहने का मतलब कि यूनिफिकेशन था नहीं, जर्मनी अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ, छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज में बटा हुआ। फिर जर्मनी भी एक नेशन स्टेट के रूप में सामने आया, वो भी नेशन स्टेट बन गया और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आया। जर्मन के बाद ऑस्ट्रिया के लोग आते, किंगडम ऑफ टू सीजेस, हंगरी, आयरलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, लोम्बार्डी और रशिया, ये भी लिबर्टी के पास पहुंचे और नेशन स्टेट बन चुके थे। ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ क्रिस्ट, सेंट्स और एंजल्स इस सीन को देख रहे थे जो नीचे चल रहे थे। आर्टिस्ट्स ने इनको यूज़ किया सिंबलाइज फ्रेटर्निटी के लिए। कहने का मतलब नेशंस के अंदर फ्रेटर्निटी आया, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, एब्सोल्यूट का रोल ख़त्म होने वाला, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक आने वाला। फिगर 1 में आपको दोबारा समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, इन्होंने इस लिबर्टी को पार किया, वो नेशन स्टेट्स बन चुके, कुछ तो इसके करीब, कुछ तो अभी इसके पीछे। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रिस्ट, सेंटस और एंजल्स इस सीन को देख रहे थे। आपको समझ में? चलिए आगे। देखिए यहाँ से ये चैप्टर इन इश्यू से डील करते थे जो कि सॉरी ने विजुअलाइज किया फिगर 1 में। 19th सेंचुरी में जब नेशनलिज्म एमर्ज हुआ तो इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस यूरोप में आया। देखिए क्या क्या चेंजेस आए। मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स की जगह पे नेशन स्टेट आया। पहले यूरोप में बहुत से डायनास्टिक एम्पायर्स रहा करते थे, मगर जब नेशनलिज्म आया तो काफ़ी बदलाव आया, फिर नेशन स्टेट आया डायनास्टिक एम्पायर्स की जगह पे। आपको समझ में? इसके बाद आपको ये समझना कि मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट क्या है, इनके बीच में कौन सी डिफरेंस है। देखिए मॉडर्न स्टेट में सेंट्रलाइज्ड पावर होता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब सेंट्रल पावर होता है जिसका सॉवरेन कंट्रोल होता है अपनी डेफिनिट टेरिटरी के ऊपर, अपनी बाउंड्री के ऊपर। जैसे कि आज इंडिया को अपनी टेरिटरी के ऊपर सॉवरेन कंट्रोल होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया की बाउंड्री, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, वो अपनी बाउंड्री के अंदर जो चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री से बाहर उसको इंटरफेरेंस नहीं करना। ये मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट। यहाँ पे इसकी मीनिंग भी दिया, द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच ए सेंट्रल पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डेफिनिट टेरिटरी हैड बीन डेवलप ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। आप इसके बाद आपको नेशन स्टेट को भी समझना। नेशन स्टेट्स में जो सिटीजन्स इंक्लूड द रूलर्स, सिटीजन्स भी और रूलर्स भी, इनके अंदर कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई। ये कॉमन आइडेंटिटी इनके अंदर डेवलप इसलिए हुई या तो इनकी हिस्ट्री सेम है, या इनका डिसेंट सेम है, या इनकी लैंग्वेज सेम है, या इनका कास्ट, इनका रिलीजन या इनका कल्चर सेम होता है। कहने का मतलब एक चीज़ तो इनके अंदर ज़रूरी सेम होता है जिसकी वजह से इनके अंदर कॉमन आइडेंटिटी होती है। इसको हम बोलते नेशन स्टेट। ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट। नेशन स्टेट में हम की बात चलेंगे, यानी कि हम लोग हैं, मैं के बात नहीं चलेंगे, ये बात याद रखना। आगे क्या दिया
ये जो कॉमननेस था, ये जो यूनिफिकेशन था, ये एकदम में नहीं आया। इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल हुआ, काफ़ी समय भी लगा। लीडर्स ने इसके लिए स्ट्रगल किया और कहीं ना कहीं कॉमन पीपल ने भी इसके लिए स्ट्रगल किया। इस चैप्टर में हमें मेनली ये पढ़ना कि नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म किस तरह से यूरोप में 19th सेंचुरी में आया, और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।